हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो टॉपिक है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट और बायोट-सेवार्ट लॉ। किसी भी करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसे फाइंड करना है, या इसी को बायो-सेवार्ट लॉ भी कहते हैं, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को बायो-सेवार्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था और इसका डेरिवेशन किया था, और किसी भी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो फाइंड करके बताई थी। अब इसमें क्या किया था बायो-सेवार्ट ने, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। बायो-सेवार्ट ने किसी भी शेप का एक वायर लिया था और उस वायर में करंट फ्लो करवाई, और जब करंट फ्लो करवाई थी तो उस वायर के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर इसका मतलब है बायो-सेवार्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनके लॉ की हेल्प से किसी भी शेप्ड का अगर वायर लिया है और उसमें अगर करंट फ्लो करवाई है तो उसके सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले किसी भी शेप के वायर के लिए जो बायो-सेवार्ट ने लॉ दिया था उसको समझ लेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन समझेंगे कि बायो-सेवार्ट जो थे उनके लॉ का यूज करके अलग अलग शेप के वायर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की जा सकती है अगर उस वायर में करंट फ्लो करवा दी गई है तो। क्योंकि ये तो पता ही होता है, थोड़ा सा एक बेसिक सी चीज है कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और यही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या इसी को मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। तो अब समझ लेते हैं बायो-सेवार्ट का लॉ। उसके लिए समझेंगे सबसे पहले एक डायग्राम। तो यहाँ पर बायो-सेवार्ट ने कुछ इस शेप का एक वायर लिया था और इसको नाम दे दिया था XY, और इस वायर में करंट फ्लो करवा दी थी I करंट, और इसके सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने इस वायर का एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया था। सपोज दैट ये स्मॉल पार्ट है जिसकी लेंथ DL कंसीडर की थी, और इसी पार्ट से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P माना था। इसी P पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। R डिस्टेंस पर था इस वायर स्मॉल एलिमेंट, वायर के स्मॉल एलिमेंट से R डिस्टेंस पर P पॉइंट था और इसी P पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। तो सपोज यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड dB है। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्योंकि ये वायर है, इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो अगर इस तरफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो यहाँ पर भी कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ दूसरा पॉइंट ले लेते हैं P डैश। I करंट फ्लो हो रही है इसमें। अब बायो-सेवार्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चीजें थी, पहले तो इसके डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद इसके लॉ को समझ के सॉल्व करेंगे। लेट XY be a conductor of an arbitrary shaped carrying a current I and
P is a point in P is a point at which the field is required, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है, मतलब निकालनी है। तो उसके लिए इस वायर को एक स्मॉल एलिमेंट में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद बायो-सेवार्ट के लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट थे वो समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवार्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक एक पॉइंट समझ लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the current in the wire में जो करंट थी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये बन जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट था magnetic field is directly proportional to dl लिख दे रहे हैं। यहाँ पर dl जो है वो इस वायर का जो एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किया था उसकी लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आ जाएगा dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dl। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the sin थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा dB प्रोपोर्शनल sin थीटा। एंड लास्ट स्टेटमेंट था जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस तो यहां से एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। ऑन कंबाइनिंग these equations we get इन इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर बनेगी एक इक्वेशन आपकी dB प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया बायो-सेवार्ट लॉ का जो फॉर्मूला था वो। और यहाँ पर एक
टर्म जो है थीटा उसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। वेक्टर लगा देंगे इनमें। इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो थीटा है और इसी थीटा को साइन के साथ लेना है, तो यहाँ पर ये जो साइन थीटा का टर्म है वो आ जाएगा। तो ये बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला आ गया। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म dB vector is equal to mu naught upon 4 pi I dl vector क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया बायो सेवर्ट लॉ। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज किया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसकी वैल्यू समझ लेंगे। द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या यहाँ से सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो वो 4 पाई उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। और म्यू नॉट का जो नेम है उसे भी समझ लेंगे। म्यू नॉट होता है परमेबिलिटी, और नॉट लगा है तो फ्री स्पेस की, और अगर नॉट नहीं लगा है म्यू में तो पर्टिकुलर किसी भी मीडियम के लिए परमेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये बायो सेवर्ट लॉ हो गया, उसके कांस्टेंट के बारे में हो गया। अब यहाँ पर दो नए टर्म आ रहे हैं, एक है बी मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है परमेबिलिटी। अब आगे इनकी यूनिट और डायमेंशन दोनों की सॉल्व करेंगे, तो उसको समझ लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले बी की यूनिट समझ लेंगे। यूनिट ऑफ बी, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इसकी यूनिट होती है, टेस्ला साइंटिस्ट थे उनके नेम पर है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर भी एक साइंटिस्ट थे, या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इनमें से कोई भी यूनिट जो है वो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के लिए, और सीजीएस में भी लिख सकते हैं। ये सब एसआई यूनिट हो गई। और इन सीजीएस में ये हो जाती है गॉस। अब सीजीएस और एसआई यूनिट में रिलेशन समझ लेंगे। तो एक रिलेशन होता है जो टेस्ला और गॉस के बीच में होता है, जो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए आता है, या न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 टेस्ला होता है 10 टू द पावर 4 गॉस के इक्वल। और अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो 1 गॉस होगा 10 टू द पावर -4 टेस्ला के इक्वल। और न्यूमेरिकल में सारी यूनिट्स मोस्टली एसआई यूज की जाती हैं। तो अगर गॉस में दिया है तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे और एसआई यूनिट में लेकर के उसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो बी है उसकी यूनिट समझ ली, अब समझेंगे उसकी डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन ऑफ बी। तो बी की डायमेंशन निकालने के लिए अभी यूनिट एक पड़ी थी, उसकी हेल्प से ही डायमेंशन निकालेंगे।
न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब न्यूटन होता है फोर्स, उसकी डायमेंशन होती है mL/t-2 और एम्पियर हो गई करंट, उसकी डायमेंशन होती है कैपिटल ए, मीटर हो गई लेंथ, तो इसकी डायमेंशन हो गई एल। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगी m/t-2 a-1, एल और एल हो गए कैंसिल यहाँ पर। अब जो सेकंड टर्म था म्यू नॉट, उसकी यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट तो उसके लिए फॉर्मूले से सॉल्व करके बता दे रहे हैं यहाँ पर, जिससे अगर याद ना हो तो फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकाला भी जा सकता है। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आ जाएगा dB/r² अपॉन आइडियल साइन थीटा। और साइन थीटा एंगल है तो उसकी कोई डायमेंशन या कोई यूनिट नहीं होती है। अब सॉल्व करके यहाँ से म्यू नॉट 4 पाई तो एक नंबर है, तो उसका कोई यूनिट या डायमेंशन में कोई यूज नहीं होगा। यहाँ पर बी की रख लेंगे, आर डिस्टेंस है उसकी यूनिट रख लेंगे, आई करंट और डीएल भी लेंथ है, तो सब रख करके इसको सॉल्व करके म्यू नॉट की यूनिट निकालेंगे, फिर उसके बाद इसकी डायमेंशन निकालेंगे। तो बी की यूनिट थी टेस्ला, r² मतलब मीटर स्क्वायर, अपॉन में करंट की एम्पियर और डीएल की मीटर। अब यहां से ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट की यूनिट आएगी SI, यूनिट ऑफ म्यू नॉट आ जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या इसको न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसकी डायमेंशन और निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नए नए टर्म यूज होते हैं उनकी सबकी डायमेंशन भी निकालना जरूरी है, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। तो इसको भी इसी यूनिट की हेल्प से सॉल्व करेंगे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायमेंशन अभी निकाल ली थी सॉल्व करके, आई थी m/t-2 a-1, और मीटर मतलब लेंथ, एम्पियर मतलब करंट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगी mL/t-2 a-2। तो ये हो गया बायो-सेवर्ट लॉ, उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन, और एक नया जो कांस्टेंट यूज हुआ था म्यू नॉट, जिसे परमेबिलिटी कहते हैं, उसकी SI यूनिट और डायमेंशन। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिलेशन समझ लेते हैं। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, और एक कांस्टेंट यहाँ पर पढ़ा है परमेबिलिटी मतलब म्यू नॉट। वो एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी और ये है परमेबिलिटी। इन दोनों कांस्टेंट के बीच का एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन अब आगे समझ लेंगे। रिलेशन बिटवीन permeability of free space जिसे अभी समझा था म्यू नॉट होता है, एंड दूसरा है परमिटिविटी
जिसका यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ था और जिसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों में रिलेशन निकालना है। और ये रिलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, या कई बार पूछा जाने वाला एक ये कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए डायरेक्ट अभी जो इनके बारे में जाना था वहीं से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। अभी पढ़ा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7 और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इनको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब क्या होगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पर 10 की पावर -7 को ले आएंगे नीचे तो आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पहले से थी और माइनस की 7 जब नीचे आएगी तो हो जाएगी प्लस की 7। तो ये दोनों पावर ऐड होकर के आ जाएंगी 9 इंटू 10 टू द पावर 16। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और ये स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम या एयर के लिए, जिसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इसका रिलेशन आ गया। और यहाँ पर c को इंट्रोड्यूस कर लेंगे, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके अलग अलग शेप के वायर से कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की जाती है ये समझाया जाएगा।